नमस्कार, महादेव की नगरी काशी में हम हैं और बता दें कि वोटर्स में यहाँ के काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। लंबी लंबी कतारें हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, छुट्टी है, लुत्फ ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन भारी तादाद यहाँ पर वोटर्स की देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 9 बजे तक की तो 9% अभी तक मतदान हुआ है। अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, आजमगढ़ में 8.8% मतदान हुआ है, मऊ में 9.99% मतदान हुआ है, जौनपुर में 8.99% मतदान हुआ है, गाजीपुर की बात की जाए तो 7.95% मतदान हुआ है, चंदौली में 7.69% मतदान हुआ है, वाराणसी जहां पर न्यूज़बिन की मौजूदगी है वहां पर 8.93% मतदान हुआ है, मिर्जापुर की बात की जाए तो 8.84% मतदान हुआ है, भदोई में 7.43% मतदान, सोनभद्र में 8.35 मतदान हुआ है। तो ये अभी तक की स्थिति है। 9 बजे तक का हम अपने दर्शकों को आंकड़ा बता रहे हैं। मऊ में सबसे ज्यादा वोटिंग अनुराग क्या कहलाता है? मऊ में, चूंकि मऊ जो है छोटा जिला है, आजमगढ़ और बलिया से कट के बना था और 4 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे जो लड़ाई है वो सपा और बीजेपी के बीच है, लेकिन सपा वहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत है। वहीं से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने एक बयान दे दिया जिसपे उन्हें पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। उन्होंने कहा था कि जब 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवादी सरकार आ रही है तो हम अखिलेश यादव से, हमने पहले ही कहा है कि 6 महीने तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। अब इस बयान के बाद लोगों ने इसे गुंडाराज, अपराधियों से, मवालियों से इससे जोड़कर देखना शुरू कर दिया कि ये लोग कैसे योगी के कार्यकाल में चुप और शांत बैठे थे, लेकिन अब धमकियां देने लगे हैं, सार्वजनिक मन से धमकियां दे रहे हैं कि हम सबको देख लेंगे, 6 महीना तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो पूरा, लेकिन इस बार की जो जनता है वो भी देख लेगी अनुराग। बिल्कुल, जनता का एकदम मूड स्पष्ट है कि क्या कुछ करना है, किस बात पे वोट देना। हमने महिलाओं से बात की तो बता रही थी कि महंगाई, गैस कितनी महंगी हो गई, तेल कितना महंगा हो गया, दाल कितनी महंगी हो गई, सब्जियां जो है थालियों से गायब हैं। और हम कुछ टक्कर की बात कर रहे हैं, सीधी टक्कर कहाँ है, मल्हनी जो सबसे हॉट सीट है, जौनपुर जिले का मल्हनी विधानसभा सीट, जहां धनंजय सिंह जेडीयू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, वहीं लकी यादव हैं जिनसे उनकी बड़ी टक्कर मानी जा रही है। जहूराबाद जाए जहां से भारतीय स्वदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। अनुराग, जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि भदोई में सबसे कम मतदान हुआ है और लेकिन जो वोटर्स है उनमें तो उत्साह देखने को मिल रहा है। मऊ की बात जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, मऊ में अब तक सबसे ज़्यादा, तो भदोई में सबसे कम क्या कहलाता है? बिल्कुल, भदोही में हो सकता है कि लोग, हर शहर का अपना अलग आबो हवा होती है। कुछ लोग, कोई शहर होता है जैसे कि बनारस में भी देखिए वहाँ भी कम है, लोग घरों से निकल रहे हैं, बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। यहाँ पे सड़कों पे आप भीड़ देखिए, मतदान को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हम वर्चस्व की बात करें, चूँकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जिले की जब राजनीति, पूर्वांचल जो इलाका है, जब यहाँ की राजनीति की बात हो रही है तो हर जिले में, हर विधानसभा में एक बाहुबली है। उस बाहुबली का एक अपना भौकाल है, उस भौकाल को बहुत दशकों से मेंटेन कर रखा है, वर्चस्व जिसकी बात करते हैं। तो चाहे हम मुख्तार अंसारी की बात करें जिनका मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में दबदबा रहा है, धनंजय सिंह की बात करें जो पूर्वांचल के बड़े माफिया माने जाते हैं, आजमगढ़ से रमाकांत यादव, शेरे पूर्वांचल और बड़ा नाम आजमगढ़ में, वह नाम जिसने मुलायम सिंह को चुनौती दी थी और पटकनी भी देने दे कगार पे था। मतलब लड़ाई जो थी बहुत टफ थी। हम ये कह सकते हैं कि आजमगढ़ में और वाराणसी में कांटे की टक्कर है, क्योंकि ये 2 जिले हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। निश्चित तौर पे बनारस में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अपनी सहयोगियों ने क्लीन स्वीप किया था। 8 में 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी या उसके सहयोगी दलों में आई थी, लेकिन इस बार जो है माहौल, हम आपको बता रहे थे कि जो बाहुबलियों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। आप बनारस की बात कर रही हैं, बनारस में एक बड़ा नाम है अजय राय। अजय राय भले ही वो धुंधले पड़ गए क्योंकि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े लोकसभा में, लेकिन वो बड़े नाम है, बड़े बाहुबली हैं, बड़ा वर्चस्व है उनका। मुख्तार अंसारी भले आज जेल में है, भले उनका रसूख कम हो गया हो, लेकिन उसका लड़का जिस तरह से माहौल बना रहा है, जिस तरह से अब्बास बयान दे रहे हैं, वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। किसानों का जो वोट है अनुराग, वो भी काफी मायने में अहम हो जाता है। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कई जगह पर ईवीएम खराब निकली है, ईवीएम गड़बड़ी का आरोप किसान नेता राकेश टिकैत लगा रहे हैं। राकेश टिकैत का साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी किसान हैं वो जाकर मतदान केंद्र पर नजर रखें। निश्चित तौर पर ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा चुनाव बाद एक बार फिर से उठता है, हर बार उठता है, और होता यह है कि कई लोग हैं जिनको संदेह है, ईवीएम पे अभी भी संदेह है और ईवीएम
चुनाव बाद 10 मार्च के बाद हो सकता है ईवीएम के लेकर लोग बातें करने लगे। लेकिन हम क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अनुराग, अभी से ही बातें शुरू हो गई है और बाद में भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो विपक्ष ही होता है जो ईवीएम पे संदेह करता है, और दूसरी चीज़ विपक्ष अभी तक कह रहा है कि 300 पार हम ला रहे हैं, 300 पार सीटें आ रही हैं। हर विधानसभा में सपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमें जमकर वोट मिल रहा है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें साइकिल आ रही थी, लोग कह रहे हैं साइकिल जा रही है, और कुछ और भी तरह तरह के नारे, चीलम पे साइकिल भारी है जी, बाबा की बारी है, अब की बार साइकिल सवार, तरह तरह के नारे आपको पूर्वांचल में नारों की गीत की जो भरमार देखने को मिल रही है, बिल्कुल पूरी भरमार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम राजनेताओं की बात करें तो मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी चरण है, 7वां चरण है, ये फाइनल है एक तरीके से हम कह सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में गए, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई और अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। और न्यूज़बीन के माध्यम से हम भी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें। ये जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तो होता है कि चेहरे के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन जो विकास है, इस बार की जो जनता है वो विकास के मुद्दे पर वोट चाह रही है। निश्चित तौर पे शालू, विकास की बात हम विकास इस तस्वीर में दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ बीएचयू कैंपस, बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर है। पुराना जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था बड़ी संकीर्ण एक था। सेकंड, आपने बीएचयू का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन अगर हम बात करें, हमने माफ कीजिएगा, हमने प्रियंका गांधी जो अब आई थी, रोड शो हमने कवर किया था, बीएचयू का हम दिखा रहे थे, वो कह रही थी कि कांग्रेस की देन है, बीजेपी कहती है कि नहीं जी हमने बनवाया। नहीं, देखिए कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। भले ही कांग्रेस का जनाधार ना हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है 24 की है। विधानसभा चुनाव में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ विधानसभा चुनाव के। अखिलेश यादव भी मुख्य विपक्ष की भूमिका में भले ही आ रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़ी घटनाएं हुई, लखीमपुर में अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा ने जब किसानों को रौंद दिया, तो कह सकते हैं उससे नुकसान कुछ बीजेपी को हो सकता है। नुकसान और फायदे की बात पहले बाद में करते हैं। बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष में प्रियंका गांधी सबसे पहले एक्टिव रही, रातों रात। वो मुझे रात याद है, हम लोग लखीमपुर निकल रहे थे वो कवर करने के लिए, बारिश हो रही थी, प्रशासन ने प्रियंका गांधी को घेर रखा था, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, हर कोई कमरे में बंद था, ट्वीट किया जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी उस भरी बारिश में अपनी सिक्योरिटी के साथ निकल पड़ी। उन्हें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी, सीतापुर में उन्हें बंद कर लिया गया। लेकिन जो पक्ष की बात करें वो आरोप लगा रहा है कि ये जो निकली प्रियंका गांधी, उसे पॉलिटिकली देखा जा रहा है कि ये सब राजनीति है, वोट पाने के लिए सब किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, भले ही वोट पाने के लिए चालू किया जाए, लेकिन एक आम व्यक्ति क्या चाहता है? अगर उसके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास प्रतिनिधि आए, सरकार का कोई जिम्मेदार आए, हमें थोड़ी संतावना दे और हमारा दिलासा दे। दुख में सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि लोग आपके कंधे से कंधे मिलाए। लखीमपुर में यही हुआ, प्रियंका गांधी निकली और एक उम्मीद बनी कि विपक्ष इस देश से, इस प्रदेश से गायब नहीं है। और प्रियंका में एक खूबी है, भले उनके पास जनाधार नहीं है, कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है, राहुल गांधी उस लेवल तक नहीं ले जा पाए, लेकिन प्रियंका गांधी, लेकिन जो कांग्रेस की आवाज है वो प्रियंका गांधी की तरफ से ही उठ रही है। मानसी भी है। मानसी, अभी तक हमने जितने भी जिले यहाँ पर कवर किए हैं, आपको क्या देखने को मिला है कि इस आधार पर इस बार जो जनता है वो वोट कर रही है? बिल्कुल, प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने जब चुनावी मैदान में वो उतरी तो कांग्रेस को एक अलग ही पहचान बनाने को लेकर के उतरी, और जनता भी जो देखती है उन्हें, वो कहती है कि सोनिया गांधी से और इंदिरा गांधी से उनकी छवि काफ़ी मिलती है, वो काफ़ी मिलती है उनकी छवि, और साफ सुथरी छवि को लेकर के वो मैदान में उतरी। तो जनता काफ़ी खुश है कांग्रेस से ना खुश भले हो, लेकिन प्रियंका गांधी से ज़रूर खुश है। बिल्कुल। अनुराग, आप तो वाराणसी आते जाते रहते हैं, चुनाव कवर करे हैं आपने इतने, आप जरा बताइए कि पहले का जो वाराणसी था और जो अब का वाराणसी, उसमें आपको कितना अंतर, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि बनारस जो है हर रूप से संपन्न है। चाहे आप मेडिकल की बात करें, शिक्षा, चिकित्सा, दोनों। बीएचयू यहाँ का बड़ा अस्पताल है। पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर, मऊ, इधर के सभी लोग बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में बीएचयू रेफर होते हैं। बीएचयू बड़ा, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल। इसके साथ ही बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दुनिया भर से लोग आते हैं पढ़ाई के लिए, और एक ऐसा कैंपस है, आप जब आएंगी तो आपको लगेगा नहीं। पूर्वांचल चूंकि पिछड़ा एरिया माना जाता है, लेकिन यहाँ पे
शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नाम निकले हैं, बहुत अच्छे, चाहे पढ़ाई की बात करें चाहे राजनीति की बात करें, राजनीति में भी पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नाम निकले हैं। और यही वजह है, अब समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा को देख लीजिए, चंद्रशेखर को देख लीजिए, चंद्रशेखर सिंह को देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी वहीं से है, कई कैबिनेट मंत्री भी पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो आनंद स्वरूप शुक्ला हो, उपेंद्र तिवारी हो, अनिल राजभर आज उनके उस पे किस्मत पेटी में दर्ज हो रही है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान जिन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो अब देखना ये होगा कि जो टक्कर है ये कैसी होती है, क्योंकि जो बड़े नाम होते हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पे होती है। बड़े नाम, बड़ी जिम्मेदारी, और जो जनता है उनकी निगाहें भी अपने राजनेताओं पर टिकी होती है। लेकिन अगर हम बात करें नेताओं की, तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मानसी, आप खुद एक महिला है, वाराणसी में आप रुकी, कैसा आपको माहौल लगा और महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आप कितनी यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हुई नजर आई? मैं जब यहाँ पर पहुंची तो वाराणसी में मुझे बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला, बहुत पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। मुझे ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं को लेकर के, या फिर हमने महिलाओं से भी बात की, काफ़ी लोगों से बात की, उनका भी यही कहना था कि काफ़ी सुरक्षा वाला माहौल है, काफ़ी शांत माहौल है और लोग भी काफ़ी शांत हैं और काफ़ी पोलाइट हैं। लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। हालांकि मतदान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी दर्शन करते हुए लोगों से अपील की है मतदान करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट देने की अपील की है। न्यूज़बीन की तरफ से भी जो हम लोग हैं वो आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकलें और मतदान करें, क्योंकि मतदान बेहद ज़रूरी है। आज मतदान दिवस के तौर पर हम आज ये दिन देख रहे हैं और आप भी ज़रूर मतदान करें, ये हम सब की अपील है आपसे। बिल्कुल, एक अनुराग देखा जाए तो त्योहार की तरह आज का दिन लग रहा है। सड़कें पूरी तरीके से खाली है, लेकिन जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए कितनी उत्सुकता यहाँ पर लोगों में है। 54 सीटों में 58 उम्मीदवार बीजेपी के, जिनकी किस्मत दांव पर। निश्चित तौर पे शालू, सबसे पहले उत्सव की बात कर रहे हैं तो इस देश में जो चुनाव होता है हमेशा एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। लोग उल्लास के साथ, जब चाहे वो चुनाव प्रचार हो चाहे वो मतदान हो, सब में बढ़ चढ़ के, और लगता है कि जो वोट है वो जिम्मेदारी भी है। आप एक सही सरकार चुनते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको 5 साल एक मौका मिलता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को अपने बीच चुन रहे हैं। अब बात करते हैं बड़े नामों की। ओम प्रकाश राजभर जो इस चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दल हुआ करते थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को अपना भतीजा मान चुके हैं। कह रहे हैं मैं उनका चाचा हूं, और उनकी जो सीट है कहीं ना कहीं फंसी फंसी दिख रही है, क्योंकि जहूराबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजभरों की ठीक ठाक वहां तादाद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सादात फातिमा जो समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता रही थी, अब वो उनके खिलाफ हैं। अब सवाल यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जो बड़ा दल अपने आप को मानते हैं कि बड़े दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका क्या हश्र होने वाला है। क्योंकि जब से वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री थे, उल जलूल बयान देकर चर्चा में रहते थे। सरकार चलाने, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि सरकार चलाने से चुनौतीपूर्ण काम है राजभर को अपने साथ गठबंधन में, सरकार में बनाए रख पाना, क्योंकि कब वो क्या मांग ले, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। उनके बेटे यहीं से शिवपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे पिछली बार बांसडी से चुनाव लड़े थे जहां हार गए थे। तो अब देखना यह होगा कि एक दल के तौर पे वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में स्थापित कर पाते हैं नहीं कर। कुछ सीटों पे अपना दल का भी ठीक ठाक वजूद है, सोनभद्र जाइए, मिर्ज़ापुर जाइए, वहाँ पे अपना दल का ठीक है, लेकिन मिर्ज़ापुर में विंध्याचल मंदिर है, वहाँ भी जो वोटर्स हैं बीजेपी के। का जो मतदान है, हमने जो संवाद लोगों से किया है, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भी काफी ज्यादा चर्चा में है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में ही ये मुद्दा जो है वो चर्चित है। हम बाकी जिलों की भी बात करें, बाकी जगहों की भी बात करें तो वहाँ बाकी शहरों में भी ऐसा ही है। लोग राम मंदिर को लेकर के काफी कुछ है। जो बीजेपी ये नारा लेकर के निकली थी कि एक धर्म पर हम लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो लगता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग यही कहते नजर आते हैं कि क्योंकि आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था राम भक्त से जुड़ी हुई है। लोग देखना चाहते थे, काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि राम मंदिर बनाया जाए। हालांकि भाजपा ने पूरी तरीके से क्रेडिट ले लिया, लेकिन जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। जनता भी ये बात मानती है। ये अपडेट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है, और तमाम ट्वीट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट इसलिए भी अहम हो जाता है कि वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है। जब लोकसभा चुनाव, जब वो लोकसभा चुनाव में लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, एक भावुक अपील। और मैंने प्रधानमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे कवर किए हैं, जब वो रैलियों में आते हैं, जब किसी जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो बड़े ही अंदाज में, मतलब
शिव की, विश्वनाथ की, हर हर महादेव इस तरह के नारे करते हैं और लोग जो है बहुत तेजी से अटैच होती है, क्योंकि अपना देश जो है, भारत जो है, हमारा समाज जो है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। भावुक होकर आप अपील करिए। पिछले चुनाव में बड़े नेता थे जिन्होंने भावुक करके अपील किया और वो कैबिनेट में मंत्री रहे। लोग भावुक हो भी जाते हैं जल्दी, बिल्कुल। क्योंकि जो जनता है वो भावुक हो जाती है। इंडिया में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग धर्म और यहाँ की जनता की बात करें, काफी भोली भाली जनता है, जो आप बोलेंगे वो विश्वास कर बैठती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। भावुकता से एक किस्सा हम लोग को याद आता, हम लोग जब अम्बेडकर नगर में चुनाव कवर कर रहे थे और हम अब की बार किसकी सरकार लोगों से बात कर रहे थे। मैंने देखा था अनुराग, वहाँ पर आप गए थे तो आपने बोला था कि वोट कीजिएगा, वो अम्मा आपको बोल रही थी हाँ मैं तो आप ही को वोट कर। बिल्कुल, वो समझ ली कि नेता है। और दर्शकों को दोबारा से बताएं आप कहाँ थे उस टाइम पे। हम लोग अकबरपुर के एक गांव में थे और हम लोग चौपाल कर रहे थे। हमारी ये गाड़ी थी और गाड़ी पे चूंकि हमारे नेता लगे हुए हैं, अब की बार किसकी सरकार के जरिए हम संवाद कर रहे थे। हमने अम्मा से बात किया कि अम्मा इस बार वोट किसको देंगी, तो उनको लगा कि मैं नेता हूं, तो कह रहे बेटवा तारे के वोट दे। हाँ, फिर वो इतना मुझे लगा कि इतनी मासूमियत है लोगों में। और दूसरी चीज यह है कि चुनाव से पहले कुछ अहम, जैसे आप लोग दिल्ली में थे तो और बहुत इसीलिए जो भावुकता है और जो इतने मासूम है, इसीलिए उनको बरगलाया भी बहुत जल्दी जाता है। जो नेता है वो बहुत जल्दी बरगला लेते हैं लोगों को, लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो जनता है वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। तमाम वादे तो कर रही है, मैनिफेस्टो में तमाम वादे तो सरकार कर रही है। चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इस बार की जो जनता है वो फंसने वाली नहीं है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं, जैसे बात होती है कि 15 लाख रुपए सबके खाते में नहीं है, तो अरे ये जुमला है। इस बार भी यही हो रहा है कि अखिलेश यादव ने जो मैनिफेस्टो में लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, लोग कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है कि सारी चीजें पूरी करें अखिलेश, लेकिन जितनी भी करते हैं वो बेहतर है। तो लोग ये मान के चलते हैं कि जो नेता वादे करते हैं वो सारे वादे नहीं पूरे होते हैं, कुछ एकाध वादे पूरे हो जाएं तो बेहतर। वो तुलना करते हैं कि बीजेपी अगर हम बात करें यूपी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले लीजिए, गृहमंत्री अमित शाह ले लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, तो 2017 में जो चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया गया, तो वो दोबारा से एक बार जो पहले ही था उसको दोहराने की पूरी कोशिश यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से की जाएगी। बीजेपी दोबारा से वो जनाधार, वो विश्वास मत लाना चाहेगी जो इस बार के, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव था वो बिल्कुल एक तरफा था, लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल अलग जो समीकरण नजर आ रहे हैं। इस बार सपा और भाजपा दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि कांग्रेस कहीं स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है। वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में अलग नजर आए, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो काफी अलग समीकरण नजर आ रहा है। अनुराग, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी, जैसे कि मानसी बता रही है बीजेपी और सपा में टक्कर, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें या अगर हम बसपा की बात करें तो वो भी कोई कम पीछे नहीं है, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, भले ही बीएसपी का वो बोलबाला न दिखे चौराहे पे, लेकिन उनका जो बेस वोट है वो हमेशा से रहा है, मायावती के फैन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने वहाँ जगह बनाई है। अब जो दलित वोट बैंक है, ये जो राशन मिल रहा है इससे बड़ी प्रभावित है, और उज्ज्वला के तहत जो चीज़ें मिली हैं, डायरेक्ट जो बेनिफिट हुए हैं, उससे जो शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ वोट, दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। और बीजेपी के लिए ये चुनाव जो था थोड़ा सा मुश्किल भरा इसलिए भी था क्योंकि आपस में डिस्प्यूट हुआ, बड़े नाम थे जिनमें विद्रोह हुआ, परिवारवाद की बात जिसपे बीजेपी सपा को घेरती रही। मैं जरा समझना चाहूंगी, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, वो लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वोट बैंक की, तो जो दलित वोट बैंक है जो मायावती का, वो क्या इधर उधर हो सकता है? नहीं, ये तुलनात्मक रूप से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो हमेशा से लोग, गोरखपुर में उनका जो गढ़ है वहाँ चंद्रशेखर जैसे 50 नेता आएंगे, किसी हैसियत में नहीं रहेंगे, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज यह है कि जिस कहने का मतलब ये सिर्फ वो लाइमलाइट में रहने के लिए, वो सिर्फ अपने आप में एक चेहरा है ना, क्योंकि जब देखा जाता है तो वो, लेकिन मानसी कई लोग हमें ऐसे भी मिले हैं, योगी नहीं मोदी, वोट चुनाव योगी लड़ रहे हैं लेकिन हम वोट देंगे मोदी के फेस पर वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का प्रचार जब होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ जरूर होता है, क्योंकि ट्वीट में भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है और जो फोटो ट्वीट काफी वायरल हुआ था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का हुआ था, तस्वीर काफी वायरल हुई थी। तो देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर खड़े रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ और उनको बनाने में एक, हालांकि योगी आदित्यनाथ एक अपने आप में बड़ा चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है इसमें। बिल्कुल बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है, ये सही बात आपने कही है। यहाँ के जो युवा हैं अनुराग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हम उठा रहे हैं, लेकिन
महंगाई और ये रोजगार तो ये चलता मैं भी आपको एक चीज बताऊं शालू, जब आप पूर्वांचल में जैसे जैसे जाएंगी तो जो युवा है वो राजनीतिक रूप से उसकी समझ जो होती है बहुत अच्छी होती है। हर युवा जो है इधर का वो राजनीति में एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। आप बात करिए, वो सरकार की योजनाओं पे बात करेगा, वो बात करेगा कि पिछली सरकार ने क्या कुछ किया। जैसे आप पश्चिम में जाएंगी, दिल्ली में जाएंगी, मुंबई में जाएंगी, तो वहाँ के जो युवा हैं राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं होते, इतना एक्टिव नहीं होते हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे हर दूसरा बेटा जो है वो नेता है, बेटा नहीं नेता है। आप देखिए हर आदमी का अपना विचारधारा, उस पर वो बात करता है। भले ही आने वाले दिनों में ये जो भक्ति की बात हो कि बीजेपी भक्त, मोदी भक्त, अखिलेश भक्त, ये तादाद बढ़ गई है, लेकिन और ये जो जात पात की राजनीति हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस देश में जात पात की राजनीति खत्म नहीं हो सकती। खत्म नहीं हो सकती, ये बात है, असलियत है ये, क्योंकि लोग जो हैं वो जाति धर्म के नाम पर अब भी नेता जो है वो राजनीति तो करते ही हैं, लेकिन लोग भी हैं जो उसको फेवर करते हैं। कुछ लोग बढ़ावा देते हैं उसको, तभी नेता बोलते भी हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और जनता जो है कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती है कि जाति धर्म की जो राजनीति हो रही है, ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब थम जाए। क्योंकि भाजपा ने जब से वो आई है, सत्ता में आई है, तब से ही कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग परेशान हो गए हैं, वो कहने लगे हैं क्या ऊंच नीच और जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया है ये चीजें, तो वो अब थमता नजर आ रहा है वो चीज। अनुराग, हम कई जिलों में गए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, सब गिनवा रहे हैं, लेकिन आप पूरे यूपी में, हम लोग, हमारी पूरी टीम न्यूज़बिन की घूमी है, आपको क्या अभी तक लगा है, अभी तक का आंकलन? अभी तक का आकलन यही है कि सपा और भाजपा के बीच फाइट है। कहना टफ है कि कौन बढ़त बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी कयास नहीं लगाया जा रहा। हम लगातार कह रहे थे कि 6 चरणों के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोई एग्जिट पोल नहीं, कोई ओपिनियन सर्वे नहीं, क्योंकि आप कुछ अनुमान कुछ और लगाएंगे और रिजल्ट कुछ और कुछ आ रहा है, क्योंकि हमें ही नहीं इस बार पता चल पा रहा है। क्योंकि कैमरे के पीछे जो व्यक्ति बोल रहा है, कैमरे पे आने के बाद, हाँ, कैमरे पे आने के बाद अलग हो जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति की 2 आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, बीजेपी के लिए मुश्किलें इस चुनाव में इसलिए ही बढ़ी कि बहुत सारे दिग्गज जो थे वो बगावत पे उतर आए। चाहे रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, मयंक जोशी के लिए, राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र नीरज सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, कलराज मिश्र के बेटे अमित मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। तो एक अंदरूनी कला जो होती है ना, और वो भी समझाइए जरा, जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से कांग्रेस में तो हालांकि कम ही गए, लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हो गए, और खुद कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल है, प्रियंका मौर्य नाम है उनका, वो भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर निकल गई। जिस तरह की भगदड़ की स्थिति मची थी चुनाव से पहले, जिस तरह से बीजेपी के दारा सिंह चौहान और भी मंत्री जो थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, भारी भरकम नेता थे, बड़े ये कह सकते हैं कि भाजपा से ही नेता जो सपा में गए, जो सपा से है वो भाजपा में गए, तो दोनों तरफ लड़ाई देखने को मिली। कभी भाजपा से सपा में जा रही है, भगदड़ काफी मची रही, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो नेता है, जो पार्टी है। इससे एक चीज और पता चलता है मानसी, कि आप आजीवन एक विचारधारा को ढोते रहिए कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी हैं, और मौका नहीं मिलता है तो आप तुरंत बीजेपी चले जाते हैं। जो बीजेपी में हो आजीवन राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन फिर वो सेकुलर हो जाता है, कांग्रेस चला जाता है, सपा चला जाता है, विचार बदल जाते हैं उनके, जब वो पार्टी बदलते हैं तो उनके विचार भी बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। और खलबली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, टेंशन यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आ रहे थे मतदान केंद्र पर, भीड़ तो काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। छुट्टी है, दुकानें सारी बंद हैं, लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। हमने लोगों से बात की थी, कुछ कहते हैं कि 2 बजे के बाद जाएंगे, जिन्होंने दुकानें खोली हुई थी, हम वहाँ पे दुकान पे थे, 2 बजे के बाद हम जाएंगे, लेकिन पूरी फैमिली के साथ लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। इसका मतलब विकास चाहते हैं लोग। बिल्कुल, लोग जागरूक नहीं थे पहले, ये एक बात ये भी है कि लोग पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन अब बहुत जागरूक हो गए हैं लोग चाहते हैं कि वोट करें और विकास के मुद्दे पर करें। लोग जाति धर्म के नाम पर अब नहीं वोट करना चाह रहे हैं। लोगों में ये उत्साह है कि हम वोट करें और जो ऐसी सरकार लाए जो उनके लिए काम करे, जमीनी स्तर पर काम करे। हालांकि बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है, लोगों को उम्मीद तो रहती है, लेकिन नेता वादे करके चले जाते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम देखना होगा कि उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो तमाम वादे सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टी हो, हम ये लेकर आएंगे, फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया गया है, लेकिन जनता काफी ज्यादा परेशान है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, अपने दर्शकों को पूरा दिखाया कि किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं यूपी की जनता को मिलनी चाहिए, वो अनुराग नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल, आप पीछे चलिए, कोरोना ने कमर तोड़ दिया पूरी अर्थव्यवस्था का, लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यवसाय ठप हो गया।
देश में किसान आंदोलन चल रहा था, लगा था कि ये किसान आंदोलन जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वांचल में किसानों की नाराजगी कम देखने को, क्योंकि छोटे जोत के किसान हैं। महंगाई मुद्दा है, जैसे महिलाओं बता रही थी जब वोट दे के आ रही थी कि वो गैस महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, दाल महंगी है, तो महंगाई। और कुछ एक ऐसे भी चचा थे जो कहते मैं विदेश में रहा हूँ, वहाँ 10 रुपए की बोतल आती है, 100 की बोतल आती है, तो हर आदमी का। अनुराग, ऐसे लोग कम है जो विदेश से आते हैं, ज्यादातर तो हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास लोग हैं। बिल्कुल, भारत गांव में बसता है। भारत गांव में बसता है, और इसी हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए तो महंगाई है ही ना। जो सिलेंडर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किसानों की बात की जाए तो जो किसान है वो भी काफी ज्यादा परेशान। बोल तो रही है सरकार हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान तो अब भी परेशान है। हमने कई किसान ऐसे थे, आपने रिपोर्ट भी की थी अनुराग, गन्ना किसान परेशान है। गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, किसानों से कहा गया था कि आपकी इनकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उनकी इनकम आधी हो गई है, उनका पूंजी तक नहीं निकल पा रहा है। और आप होर्डिंग्स अभी देखिए तो अभी भी होर्डिंग्स में किसानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, महिला सुरक्षा की बात, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे वो चीजें नहीं उतर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रोश दिखेगा। आक्रोश इसलिए दिखेगा क्योंकि महंगाई का मुद्दा है। आप अगर कितना ही विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, जनता के नाम पर विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुना रहा है कि महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और लोगों में अंदर आक्रोश भी है। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। इस बार टक्कर पूरी देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी और भाजपा में। टक्कर टाइट है। हाँ, टक्कर टाइट। अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या होता है, किसके सर पे गुलाल लगता है, कौन मायूस बैठता है घर में। बिल्कुल, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा।